बेवकूफ चोर। एक दिन चिंटू, पिंटू और बबलू नाम के तीन चोर एक खंडहर के अंदर बैठकर आपस में बात कर रहे थे। बबलू, हम तीनों को साथ में चोरी करते हुए काफी समय हो गया है, लेकिन आज तक हमने कभी भी एक दूसरे के परिवार के बारे में कोई भी बात नहीं की है ना? हाँ, पर तू हमारे परिवार के बारे में क्या जानना चाहता है, ये तो बता। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तूने चोरी करने का फैसला क्यों लिया? क्या तेरे खानदान में कोई चोर है क्या? अरे भाई, मेरा पूरा खानदान चोर है और मेरा बाप तो चोरों का सरदार है, और जब बाप ही बड़ा चोर है तो बेटे को तो चोरी करना ही पड़ेगा ना। ये तूने बिल्कुल सही कहा। मेरी बात सुन, मैं भी खानदानी चोर हूँ। मेरे दादा, परदादा और मेरे पिताजी सब चोर थे। यहाँ तक कि हमारे घर की औरतें भी आस पड़ोस में छोटी मोटी चोरियाँ कर लेती थी। क्या तुम्हारे घर की औरतें भी चोरी करती थी? हाँ, पर इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे खानदान में सब डॉक्टर और इंजीनियर हैं। सच बताऊं तो मेरे खानदान में हर कोई एक अच्छी पोस्ट पर ही है। कोई डॉक्टर है तो कोई कॉलेज में प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है तो कोई गवर्नमेंट जॉब लेकर बैठा हुआ है, और एक मैं ही हूँ जो चोर बनकर जी रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब तुम्हारे खानदान में कोई चोर नहीं है, यही कहना चाहता है ना तू? हाँ, तो फिर तूने चोरी करने का फैसला क्यों किया? अब क्या बताऊं तुम्हें, दरअसल बात यह है कि मुझे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं बचपन में पढ़ाई भी नहीं कर पाया और ना ही बड़ा होकर मेहनत मजदूरी कर पाया। बस तैयार माल मिल जाए तो मैं खुश हो जाता हूँ, और इसीलिए तू चोर बन गया है ना? तूने चोरी करने का भले ही सोचा, लेकिन चोरी करना कोई आसान नहीं है। ये तो तू अब तक जान ही चुका होगा ना। अरे भाई, किसी और के कमाए हुए पैसों को चुराकर ऐश करना बड़ा आसान है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं चोरी करके ही अपनी हर ख्वाहिशों को पूरा करूंगा। तो क्या तू चोरी करके खुश है? नहीं यार, मुझसे चोरी भी ढंग से नहीं होती, हर बार मैं पकड़ा जाता हूँ। इसीलिए तो तुझे चोर बिरादरी वाले बेवकूफ चोर कहते हैं। बबलू और चिंटू दोनों मिलकर पिंटू का खूब मजाक उड़ाते हैं। अरे भाई, चोरी करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, जो कि तुम्हारे अंदर है ही नहीं। और ना ही तुझमें हिम्मत है, तू कभी भी अच्छा चोर बन ही नहीं सकता। एक काम कर, तो चुपचाप अपने घर चला जा और ईमानदारी से वड़ा पाव बेच, यही तेरे लिए ठीक रहेगा। तूने सही कहा बबलू, ये एक नंबर का फट्टू है। अरे अगर एक बार कुत्ता भौंकने लग जाए तो ये डर के मारे पैंट में सूसू कर देता है। आज तुम दोनों मेरा बहुत मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन देख लेना, मैं एक दिन तुम सबसे बड़ा चोर बनकर दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। पिंटू की बात सुनकर दोनों और जोर से हंसने लगते हैं। दोनों हंस रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक चोर आता है और इन तीनों से कहता है, तुम तीनों यहाँ बैठकर आराम कर रहे हो और वहाँ तुम्हें बॉस बुला रहे हैं, जल्दी से चलो वरना वो तुम तीनों की खटिया खड़ी कर देंगे। हाँ चलो दोस्तों, बॉस ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही। वो तीनों चोर अपने सरदार जग्गा के पास जाते हैं। आपने हमें बुलाया सरदार? हाँ, कल तुम तीनों को अलग अलग जगह चोरी करने जाना है, और इस बार तुम तीनों में से मुझे किसी की भी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। चोरी करने के लिए भेजा है तो चोरी करके ही आना। अरे बॉस, आज तक कभी चिंटू ने आपको निराश किया है क्या? आपने जब भी मुझे चोरी करने के लिए भेजा है, मैं वहाँ से अच्छा माल पानी लेकर ही आता हूँ। हाँ बॉस, चिंटू बिल्कुल सही कह रहा है, हम तो आपके वफादार चोर हैं। कम से कम हम दोनों ने आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। आपको शिकायत का मौका ना सिर्फ ये पिंटू ही दे सकता है, क्योंकि इसका नाम पिंटू है और हरकतें भी पिंटू वाली ही है। बॉस पिंटू, अगर तुमने इस बार होशियारी के साथ चोरी नहीं की तो मैं तुम्हें चोरों के गैंग से निकाल दूंगा। ऐसा मत करना मालिक, इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगले दिन पिंटू ध्यान से एक पेट्रोल पंप पे चोरी करके पेट्रोल अपनी गाड़ी में रख देता है और तेजी से अपनी गाड़ी भगाने लगता है, मगर थोड़ा आगे जाकर पिंटू रास्ता भूल जाता है। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गया, अब क्या करूं? मुझे तो यहाँ का रास्ता भी नहीं मालूम। पिंटू जल्दी जल्दी में रास्ता भूल जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी पिंटू के दिमाग में एक तरकीब आती है। एक काम करता हूँ, जहाँ से पेट्रोल चुराया था वहीं जाकर किसी से एड्रेस पूछ लेता हूँ, यही सही रहेगा।
सच में पिंटू बहुत ज्यादा ही बेवकूफ है। पिंटू फिर से गाड़ी लेकर वहीं पेट्रोल पंप पर वापस जाता है और गाड़ी से उतरकर पेट्रोल पंप के कर्मचारी से एड्रेस पूछता है। तभी वो कर्मचारी पिंटू को पहचान जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे ये तो वही चोर है, अरे ये तो वही चोर है जो यहाँ पर चोरी करके हमसे ही एड्रेस पूछने आया है। यहाँ आओ, ये यहाँ पर है चोर। कर्मचारी ने उसे पहचान लिया था, इसीलिए पिंटू वहाँ से भागने लगता है। अरे भागो भागो यहाँ से। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। जब तक लोग भागकर वहाँ आते हैं, उससे पहले ही पिंटू अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर भागने लगता है और भागता हुआ एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। हे भगवान, ये दुनिया बहुत ही निर्दयी है। मैं तो बड़े ही प्यार से उससे एड्रेस पूछ रहा था। अगर इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो आज मेरी चटनी बना देंगे। मगर अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अगले दिन तीनों चोर सरदार के पास जाते हैं। बबलू और चिंटू दोनों चोरी का सारा सामान सरदार को दे देते हैं। सरदार उन दोनों का काम देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, आज तुम दोनों ने मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छा काम किया है। सच में तुम दोनों ने आज सरदार का दिल खुश कर दिया है। पिंटू, आज तुमने कौन सा कारनामा किया है? सरदार, आज मैंने पेट्रोल चुराया है। वाह वाह, आज तक हम में से किसी ने भी पेट्रोल की चोरी नहीं की है। सच में आज तुमने झंडे गाड़ दिए हैं। बॉस, पेट्रोल तो मैंने चुरा लिया था, मगर आगे जाकर रास्ता भूल जाने पर मैं उसी पेट्रोल पंप पर एड्रेस पूछने वापस चला गया था और उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे पेट्रोल और अपनी गाड़ी सब वहीं पर छोड़कर भागना पड़ा। पिंटू की बात सुनकर चिंटू और बबलू को बहुत जोर से हंसी आ जाती है। दोनों को हंसता देख सरदार को गुस्सा आ जाता है। अरे तू एक नंबर का निकम्मा और बेवकूफ चोर है। तू ना चोरी कर सकता है और ना ही मेहनत से कमा कर खा सकता है। अरे तेरे जैसे इंसान को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मुझे माफ कर दो सरदार, अगली बार से आपको मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। अरे रहने दे बेवकूफ, चोरी करना तेरे बस की बात नहीं है। तू एक काम कर, तू चोरी चकारी छोड़कर गांव में जाकर पकौड़े बेच। पिंटू से अपनी बेइज्जती सहन नहीं हो रही थी, इसीलिए वो सरदार के पैर पकड़ लेता है और कहता है, मुझे एक और मौका दे दो सरदार। अगली बार मैं आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अगर अगली बार मैंने आपको निराश किया तो आप बेशक मुझे अपनी गैंग से निकाल देना। ठीक है, यह मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ। अगर इस बार तूने मुझे निराश किया तो मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूंगा। सरदार ने तरस खाकर पिंटू को एक और मौका दे दिया। चोरी में नाकाम होने के बाद हर रोज सभी चोर पिंटू का मजाक उड़ाते हैं। पिंटू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक रात सरदार फिर से तीनों को चोरी करने के लिए भेजते हैं। रात के समय पिंटू एक साहूकार के घर में चोरी करने जाता है। हे भगवान, इस बार मेरा साथ दे देना। अगर इस बार मैंने सही से चोरी नहीं की तो मुझे चोर समूह से निकाल दिया जाएगा। पिंटू इतना बोल ही रहा था कि तभी साहूकार के घर के बाहर कुछ कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते हैं। कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर पिंटू डर जाता है और वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। हे भगवान, मुझसे तो चोरी भी नहीं होती, अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर बाद पिंटू फिर से साहूकार के घर जाता है और इस बार पिंटू थोड़ी हिम्मत दिखाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है कि तभी एक कुत्ता आता है और वो पिंटू के पीछे जोर से काट लेता है। पिंटू के चीखने की आवाज सुनकर आसपास के सभी लोग अपना अपना दरवाजा खोलकर बाहर आने लगते हैं। अरे कौन है वहाँ? चोर लगता है। अरे चोर है तो पकड़ के मारो उसे। सबको आता देख पिंटू मौका देखकर वहाँ से फरार हो जाता है। अगले दिन चिंटू और बबलू दोनों फिर से अपने सरदार को चोरी का सामान देकर खुश कर देते हैं। तब सरदार पिंटू से कहता है, बताओ पिंटू, इस बार तुमने मुझे खुश किया है या निराश? सरदार, जब मैं चोरी करने गया तब एक कुत्ते ने मुझे काट लिया, इसीलिए मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मैं यहाँ तेरी बीमारी नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा कि तूने चोरी की या नहीं। नहीं मालिक, मैं इस बार भी चोरी नहीं कर पाया। अरे तू तो जिंदगी भर निकम्मा ही रहेगा बेवकूफ।
तू हमारे लायक नहीं है। अरे जो इंसान एक चोरी नहीं कर सकता वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। सरदार, मैं वादा करता हूँ कि मैं एक बार और उस साहूकार के घर में चोरी करने के लिए जाऊंगा। उस घर में कोई नहीं रहता, सिर्फ 100 साल की बुढ़िया रहती है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस बार चोरी करके ही रहूंगा। ठीक है, इस बार मैं तुझे आखिरी मौका और देता हूँ। अगर इस बार भी तूने चोरी नहीं की तो दोबारा यहाँ वापस कभी मत आना। ठीक है सरदार। अगले दिन पिंटू डॉक्टर के पास जाता है, जहां डॉक्टर पिंटू को 14 इंजेक्शन लगा रहे थे और पिंटू जोर जोर से बच्चों की तरह रो रहा था। अरे मर गया रे, मुझे काटने वाले कुत्ते, तेरा सत्यानाश हो जाए। पिंटू को चिल्लाता हुआ देखकर छोटे छोटे बच्चे भी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। ऐसे ही एक रात पिंटू फिर से चोरी करने के लिए साहूकार के घर जाता है और इस बार मौका देखकर पिंटू साहूकार के घर के अंदर घुस जाता है। पिंटू देखता है कि एक कुर्सी पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। अरे ये औरत तो सच में बहुत ही ज्यादा बूढ़ी है, इसे तो मैं आराम से हैंडल कर सकता हूँ। इस बार मैं चोरी करके सरदार को जरूर खुश कर दूंगा। तभी वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे उठकर किचन की ओर जाती है और वहाँ से ढेर सारा पकवान लाकर पिंटू को परोस देती है। इतना सारा पकवान देखकर पिंटू के मुंह में पानी आ जाता है और वो सोफे पर बैठकर आराम से खाने लगता है। खाना इतना ज्यादा टेस्टी था कि पिंटू खुद को रोक नहीं पाया और खाना खाने के तुरंत बाद पिंटू को नींद आ जाती है और वो सोफे पर ही सो जाता है। दरअसल उस खाने में नींद की दवाई मिली थी। भले ही वो औरत बूढ़ी थी मगर पिंटू की तरह बेवकूफ नहीं थी। पिंटू के सो जाने के बाद वो बूढ़ी औरत पुलिस को फोन लगाती है और पिंटू को पुलिस के हवाले कर देती है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत करके ही अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो चीज आसानी से मिल जाए वो अक्सर इंसान को परेशान ही करती है और जिस चीज के लिए इंसान को तपस्या करना पड़े वो चीज कभी भी इंसान को परेशान नहीं करती। हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। चोर वर्सेस पुलिस। सर, आपको ये मकान मैं सिर्फ 40 लाख में देने के लिए तैयार हूँ। आप मार्केट में इस प्रॉपर्टी का रेट पता करवा लीजिए। अगर कोई भी आपको 60 लाख से कम में या फ्लैट बेचने को तैयार हो जाए तो मैं आपको यह फ्लैट मुफ्त में देने को तैयार हूँ। अरे आप भी कैसी बातें करते हैं? आपने कह दिया तो कह दिया। मुझे आपकी बात पर यकीन है। मुझे फ्लैट पसंद है, फिर हम किसी और से पता करने क्यों जाएं? अच्छा ये बताइए, आप 40 लाख लेना कैसे पसंद करेंगे? सर, इस डील में मेरी बस यही शर्त है कि मैं डील डायरेक्ट आपके साथ करूंगा और कैश में करूंगा। फ्लैट की डील पक्की होते ही मंत्री जी ने कैश 40 लाख रुपए गुप्ता को दिए और उसने मकान के कागज पर साइन कर दिया। अगले दिन सवेरे जब मंत्री जी मकान के कागज उठाकर देखते हैं तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। ये कैसे हो सकता है? उस आदमी ने तो मेरी आंखों के सामने बैठकर साइन किया था, फिर उसके दस्तखत कहाँ गए? मंत्री जी को समझते देर ना लगी कि दिन दहाड़े वो चोर उनसे 40 लाख रुपए ठग कर ले गया है। दयाल नगर में पिछले 2 महीने में ये चोरी की चौथी वारदात थी। पूरे दयाल नगर थाने में हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि इस बार चोर ने मंत्री को निशाना बनाया था। पुलिस चाहकर भी चोर को गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। एक चोर हमारी नाक के नीचे से चोरी करके गायब हो गया है और हमारा पूरा डिपार्टमेंट बैठकर सिर्फ तमाशा देख रहा है। इतना शातिर चोर तो मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसी बात नहीं है सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जल्दी ही हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। आखिर कब तक मैं तुम्हारी ये झूठी तसल्लियां सुनता रहूंगा? देखो ऊपर से बहुत प्रेशर है, बातें नहीं एक्शन नजर आना चाहिए। पुलिस कमिश्नर से खरी खोटी बातें सुनने के बाद इंस्पेक्टर वापस अपने थाने में लौट आता है। ये कोई आम चोर नहीं है, उसे पकड़ने के लिए हमें कुछ खास तरकीब लगानी पड़ेगी। हवलदार, जरा इस चोर की केस फाइल खुलवाओ और पता लगाओ आखिर क्या खास है उसमें, जो आज तक वो किसी के हत्थे नहीं चढ़ा। हवलदार से फाइल मंगवाकर इंस्पेक्टर शेखर एक बार फिर से चोर के अभी तक के सारे केस पर नजर डालने लगता है।
ये सिर्फ चोर नहीं बल्कि एक ठग है। अपने शिकार को हर हाल में फंसाकर माल साफ करना उसे बखूबी आता है। देखो सालुके, ये चोर ठगी में माहिर है और ठग बड़े शातिर दिमाग होते हैं। फिर भी चोर चाहे जितना भी शातिर हो, कोई ना कोई गलती तो कर ही देता है और इसने भी एक गलती कर दी है। मंत्री जी के घर में आकर रुपयों की डील करते हुए ये भूल गया कि मंत्री जी का पैसा हजम करना इतना आसान काम नहीं है। मतलब मैं समझा नहीं सर। मंत्री जी के घर के चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे हुए हैं। ये देखो, चोर का चेहरा भी इस कैमरे में दिखाई दे रहा है। चोर के फोटो के प्रिंट निकलवाकर इंस्पेक्टर शहर के सारे खबरियों को काम पर लगा देता है। देखो, हर हाल में मुझे ये ठग चाहिए, समझ गए? यस सर। कुछ दिन बाद सर, जो फोटो आपने दी थी ना, हूबहू वैसा तो नहीं, लेकिन मिलता जुलता सा एक आदमी सिद्धार्थ नगर के अपार्टमेंट में आता जाता दिखाई देता रहता है, जिसका नाम गुप्ता है। हवलदार, इस चोर ने नकली गेटअप लगाकर चोरी की थी। शायद यही उसका स्टाइल है। ये भेष बदल कर ही चोरियां करता है ताकि कोई सुराग न मिल सके। खबरी की इंफॉर्मेशन सही थी, ये गुप्ता ही है। इसकी चाल पर ध्यान दो, ये दाएं पैर से लगड़ाकर चल रहा है। दाढ़ी, मूछ और सर के बालों में तो काफी अंतर है। रंग से लगता है कि ये गुप्ता ही है जो भेष बदल कर चोरियां करता है। अब क्या करेंगे सर? गुप्ता को दबोच ले। ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है, अगर हमने इसे दबोच भी लिया तो क्या हम प्रूफ कर पाएंगे कि यही वो चोर है? अगर 40 लाख ठगने के बाद भी ये आराम से रह रहा है, इसका मतलब है कि इसने कोई सबूत नहीं छोड़ा है। फिर क्या करेंगे सर? इसकी दुश्मनी हम झेल नहीं पाएंगे, इसीलिए दोस्ती करेंगे इससे। इंस्पेक्टर शेखर की बात सालुके के सर के ऊपर से निकल रही थी। शेखर एक भ्रष्ट लेकिन तेज दिमाग पुलिस ऑफिसर था, इसलिए नेता, मंत्री और बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ उसकी बड़ी डिमांड थी। लोकल पुलिस के हाथों से ये चोरी का केस लेकर शेखर को इसीलिए दिया गया था क्योंकि ऐसे टेढ़े केस उसके जैसा शातिर दिमाग अफसर ही सॉल्व कर सकता था। हमने अपने डिपार्टमेंट के होनहार और काबिल ऑफिसर इंस्पेक्टर शेखर को ये चोरी वाला केस सौंप दिया है। अब जल्द ही वो मुजरिम सलाखों के पीछे होगा। आप लोग बेफिक्र रहिए। अच्छा, तो अब शतरंज के मैदान में एक नया मोहरा आया है। शतरंज के मैदान में अच्छा है, इसके साथ खेलने में बड़ा मजा आएगा। चोर इंस्पेक्टर को उकसाने के लिए शेखर के नाम एक चिट्ठी लिखता है, जो शेखर पढ़ता है। आज रात को मैं फिर से एक बड़ी चोरी करने जा रहा हूँ। हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। सालुके, इस चोर के घर के बाहर कड़ा पहरा लगवाओ। जैसे ही घर से बाहर निकले तुरंत मुझे खबर दो। इस बार हम इसे रंगे हाथों गिरफ्तार करेंगे। सारी हेकड़ी निकल जाएगी इसकी। इंस्पेक्टर शेखर की बात सुनकर सालुके चोर के घर के बाहर सादी वर्दी में 2-3 पुलिस वालों को खड़ा कर देता है और वो उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगता है। तुम लोगों को क्या लगता है, मुझे पता नहीं कि तुम मेरे घर के बाहर बैठकर पहरा दे रहे हो? तुम यहाँ बैठे रह जाओगे और मैं अपना काम करके निकल जाऊंगा। चोर रात के 2 बजे तक इंतजार करता है। 2 बजे के आसपास बाहर पहरा दे रहे सिपाहियों की आंख लग जाती है। ठीक उसी पल चोर अपनी बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। बड़ी सफाई से चोरी करने के बाद वो अपना ठिकाना छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है। सर, वो चोर सारी रात अपने फ्लैट में ही रहा लगता है। आपको चिट्ठी लिखकर उसने हमारे साथ लगता है मजाक किया है। शांति नगर में एक बिजनेसमैन के यहाँ से रात को 3 बजे चोरी की रिपोर्ट आई है। तुम अभी के अभी जाकर देखो कि क्या वो अपने फ्लैट में है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर हवलदार दौड़ते हुए उसके फ्लैट तक पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि फ्लैट पर ताला लटक रहा है। हम चूक गए सर, वो निकल गया। ये चोर पुलिस का खेल खेलने में बहुत मजा आ रहा है ना इंस्पेक्टर? ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ एक ऐसा खेल खेलूंगा कि मैं चीख चीख कर बताऊंगा कि मैं चोर हूँ और तुम खुद मुझे बचाओगे। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम 1 नंबर के भ्रष्ट आदमी हो। 2 नंबर का काला पैसा कोई भी आदमी बैंक में तो रखता नहीं है। इसका मतलब तुम्हारे घर में मुझे खजाना जरूर मिलेगा। अपना खजाना संभाल कर रखना इंस्पेक्टर शेखर। मैं तुम्हारा खजाना लूटने आ रहा हूँ।
जिस दिन से बिजनेसमैन के यहाँ चोरी हुई थी, इंस्पेक्टर शेखर दिन और रात थाने में ही बिता रहे थे। उसी रात चोर वेश बदलकर इंस्पेक्टर शेखर के घर में चोरी करने पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर शेखर, तुमने वो डायलॉग तो सुना ही होगा ना कि तुम लोग मुझे वहां ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा इंतजार यहाँ कर रहा हूँ। तुम मुझे ढूंढते रह जाओगे और मैं तुम्हारी नाक के नीचे से तुम्हारे अपने घर को साफ करके चला जाऊंगा। चोर उस रात इंस्पेक्टर के घर से लाखों का कैश चुरा लेता है। मैं इसे बाहर ढूंढ रहा था और ये मेरे ही घर में घुसकर हाथ साफ करके चला गया। इंस्पेक्टर शेखर इस खबर को बाहर नहीं निकलने देना चाहता था, लेकिन हवलदार सालू के बातों ही बातों में इंस्पेक्टर के घर हुई चोरी की बात कमिश्नर साहब को बता देता है। इंस्पेक्टर शेखर, मैं कबूल करता हूँ कि आपके घर में चोरी मैंने ही की है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तक शहर में जितनी भी चोरियां हुई हैं, उन सब की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं आपके सामने आकर सरेंडर करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं मीडिया के सामने आकर सरेंडर करूंगा और आज तक हुई सभी चोरियों के बारे में सारी डिटेल मीडिया को बताऊंगा। मतलब क्या है तुम्हारा? बड़े भोले हैं शेखर साहब। आपको अच्छे से पता है कि मैंने आपके घर से 30 लाख रुपए कैश चुराया है। मीडिया के सामने अगर मैंने बता दिया कि मैंने आपके घर से 30 लाख रुपए कैश चुराए हैं, तो आपको ये बात एक्सप्लेन करना भारी पड़ जाएगा कि आपके पास इतना रुपया आया कहां से। तुम एक चोर हो, कौन तुम्हारी बात पर यकीन करेगा? मैं बड़ी आसानी से तुम्हें झूठा साबित कर दूंगा। और वैसे भी मैंने डिपार्टमेंट में सबको यही बताया है कि मेरे घर से 40,000 कैश चोरी हुआ है। मेरी चालाकी का आपको अंदाजा नहीं है इंस्पेक्टर साहब। मेरे पास सारे सबूत हैं। इतना ही नहीं, मैंने चोरी करते हुए पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी बनाई हुई है। मैं प्रूफ कर दूंगा कि चोर मैं ही हूँ। वैसे भी मुझे आज नहीं तो कल जेल आना ही है, लेकिन आप क्या करेंगे? आप अपने बारे में सोच लीजिए। ठीक है, डील करते हैं। तुम मेरे घर से चुराए हुए कैश के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। बदले में मेरे पास तुम्हारे बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। तुम्हारा फेस भी मीडिया के सामने नहीं लाऊंगा। बोलो मंजूर है? मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। उम्मीद है आप मेरे रास्ते में नहीं आएंगे इंस्पेक्टर। अगर ऐसा हुआ तो मैं भी भूल जाऊंगा कि मैंने 30 लाख की चोरी की थी। अंत में शेखर को चोर की चालाकी के आगे झुकना पड़ता है और वो उसे शहर से बाहर जाने में मदद करता है।